हेलो प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछले दो वीडियोज़ में जितनी चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली बेटा, उसको एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था यूनिट को, तो यूनिट को हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया, जिससे कंपेयर करके हमने फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू को बताया था। तो यूनिट को हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बोला था, फिर उसके बाद में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होगा, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी। डिराइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करेगी। तीन क्वांटिटीज़ को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिया था, मास, लेंथ और टाइम। जो फंडामेंटल क्वांटिटी उनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोला, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है उनकी यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोला। तो हमने मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लिया। फिर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट लिया था, उसमें एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस की बात की थी। एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और एफपीएस का फुल फॉर्म फुट पाउंड और सेकंड। लेटर ऑन इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ, उसमें कुछ अपग्रेडेशन हुआ, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक अलग से सिस्टम डिफाइन किया, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोला, एसआई के नाम से जिसको जानते हैं। उन्होंने इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो नंबर है उसको बढ़ाया। उन्होंने कहा कि टोटल 7 क्वांटिटीज़ विल बी कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसमें मास, लेंथ और टाइम तो हैं ही, इसके अलावा टेम्परेचर को लिया, इलेक्ट्रिक करंट को लिया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिया। हम इसको एमकेएस का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मास, लेंथ और टाइम के लिए यूनिट्स बेटा वही बोली जाएंगी जो एमकेएस में बोली जाती है। तो मास के लिए होगा किलोग्राम, लेंथ के लिए हो गया मीटर, टाइम के लिए हो गया सेकेंड। आफ्टर दैट टेम्परेचर के लिए लिया केल्विन, ओके, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लिया। ये ऐसा ही सिस्टम जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे काम आता है, या तो एमकेएस काम में आता है या फिर एसआई को हम जनरली काम में लेते हैं। सीजीएस और एफपीएस बहुत रेयरली हमारे काम में आने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज द कन्वर्जन, कि किसी भी एक सिस्टम में हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है, सिर्फ फॉर एग्जांपल एमकेएस में वैल्यू गिवन है, एंड वी वांट टू कन्वर्ट द वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, या सीजीएस में गिवन है, हम एफपीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सिंपल कन्वर्जन हमने सीखने की कोशिश की थी कि जैसे 1 पाउंड में 456 ग्राम है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, 1 फुट में बात करें तो 12 इंच है, 1 इंच में बात करेंगे तो 2.54 सेंटीमीटर, मतलब 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर। इस तरह के छोटे छोटे से कुछ रिलेशंस हम हमारे दिमाग में रखते हैं, तो बड़े बड़े कन्वर्जन्स हम कर सकते हैं। फिर एक स्पेशल कन्वर्जन मैंने आपसे कहा था कि उसको याद रखना कि किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड गिवन है और मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करना है, तो पहले मैंने उसको पूरा कन्वर्ट करके बताया था। फिर मैंने कहा था कि अब इसको डायरेक्टली याद रख लो कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये कन्वर्जन हमारे बहुत काम आता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक की चीज़ हमने 2 वीडियोस में डिस्कस की थी, और यहाँ तक कोई न्यूमेरिकल भी नहीं बनता, इसीलिए मैंने कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया। हो सकता है कि आप बच्चे ये सोच रहे हो कि सर ने फर्स्ट वीडियो में भी कोई एग्जाम्पल नहीं लिया, सेकंड वीडियो में भी कोई एग्जाम्पल नहीं लिया। अब एग्जाम्पल वाली जो बात स्टार्ट होती है वो डायमेंशन से स्टार्ट होती है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस वाली चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है ना, तो डायमेंशन वाली चीज़ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और थ्रू आउट द ईयर इवन 12th में भी काम आने वाली चीज़, और यहाँ से हमारे नीट में, इवन जेई में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो डायमेंशन को समझते हैं सबसे पहले, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डायमेंशन एंड व्हाई द डायमेंशन वाज डिफाइंड। डेफिनेट सी बात है कि बेटा हम किसी भी नई चीज़ को डिफाइन क्यों करेंगे, डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं कुछ एप्लीकेशन होगा, कहीं ना कहीं उसका कुछ यूज़ होगा। तो डायमेंशन का भी कुछ यूज़ था, इसलिए डायमेंशन जैसी कोई चीज़ डिफाइन की गई। अब डिफाइन किस तरीके से किया गया, साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में बात आई, उन्होंने कहा कि भाई हम फंडामेंटल क्वांटिटी इन जनरल बात करें, जैसे एमकेएस में अगर बात करें तो हम मास, लेंथ और टाइम इनको लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मास, लेंथ, टाइम ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इनके यूनिट्स अगर हम लिखना चाहें तो हमको एक सिस्टम बताना पड़ेगा कि एमकेएस में लिखना है या सीजीएस में या एफपीएस में, या कौन से सिस्टम में हम लिखना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम इनके लिए यूनिट्स लिखें मास, लेंथ और टाइम के लिए, और कोई सिस्टम भी नहीं बताएं कि कौन से सिस्टम में लिखनी है, और सब लोगों का आंसर एक जैसा है, मतलब अगर मास की यूनिट पूछी जाए
और कोई सिस्टम नहीं बोला जाए कि कौन से सिस्टम में वो यूनिट चाहिए, फिर भी सब लोग मास की यूनिट एक जैसी बताए, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि इनकी कुछ जनरल यूनिट्स अपन बना लेते हैं। और जनरल यूनिट्स बनाने का तरीका क्या है, कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात कि भाई मास किस लेटर से स्टार्ट हुआ, एम से, तो मास की यूनिट को आप एम मान लो जनरल वे में। हमसे अगर पूछेंगे कि मास की यूनिट क्या है तो हम बोलेंगे एम, मास की यूनिट एम है। अब डिफाइन अगर कर दिया जाए कि सीजीएस में क्या है तो हम कह देंगे एम का मतलब ग्राम है। हमसे कहा जाए कि मास की यूनिट एमकेएस में क्या है तो हम तो जनरल बोल रहे हैं कि मास की यूनिट एम है। अगर आप एमकेएस में पूछोगे तो एम का मतलब किलोग्राम है। तो हमने मास की जनरल यूनिट को एम बोल दिया, लेंथ की जनरल यूनिट को एल बोल दिया और टाइम की जनरल यूनिट को टी बोल दिया। तो ये हमने यूनिट्स जनरल मान ली कि मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल और टाइम के लिए टी हो गया। ठीक है बेटा। अब उन्होंने कहा कि अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो भी आप यूनिट लिखोगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो भी क्वांटिटीज हैं वो मास, लेंथ और टाइम पर मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी। इसका मतलब उन क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट मिलेंगी वो इन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट से ही हमको मिलेंगी। तो अब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एम, एल और टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल वे। कैसे? हमने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया, ऐसा एग्जांपल जो हम सब 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम तो वही एग्जांपल लेकर के चलेंगे जो हमारे लिए बहुत सिंपल हो, सबसे सिंपल हो। हमने कहा कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब हमने कहा कि हमको स्पीड की यूनिट लिखनी है जनरल फॉर्म में, तो हमने मास, लेंथ और टाइम के लिए जनरल फॉर्म में ये लिया है एम, एल और टी। तो आप सोचना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना कि स्पीड के लिए इन तीन की फॉर्म में यूनिट कैसे लिखी जाएगी। कॉमन सेंस क्या लगाया कि भाई डिस्टेंस है। अब आप डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे? शायद आप डिस्टेंस के लिए वही यूनिट लोगे जो लेंथ के लिए लेते हो। तो आप कहोगे डिस्टेंस के लिए हमको यूनिट क्या बोलनी चाहिए जो लेंथ के लिए बोली है, और लेंथ के लिए जनरल फॉर्म में हमने यूनिट क्या बोली है, एल। तो हमने कहा डिस्टेंस के लिए एल लिख लो। अब जो सिस्टम डिफाइन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग फिर इनको बोल दिया जाएगा कि एल मीटर है या सेंटीमीटर है या फुट है या ये है। जनरल बात करें तो हमने डिस्टेंस के लिए एल लिख दिया, टाइम के लिए टी लिख दिया। इसी को बस सही तरीके से लिख दो। कैसे? एल पावर में कितना है जो नहीं दिखता वो 1 होता है, यहाँ अपॉन में टी की पावर में 1 है। इसको नीचे से ऊपर अगर मैं शिफ्ट कर दूँ तो टी -1 हो जाएगा बेटा। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे शिफ्ट करते तो पावर का साइन चेंज होता है। अब इसमें एम नहीं है, और अगर हम ये कहेंगे हमको तो एम, एल और टी तीनों की फॉर्म में ही लिखना है, तो जो नहीं है उसकी पावर में कितना लिखना है, 0, क्योंकि ये अपने आप 1 बन जाएगा। किसी की भी पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 आ जाती है। तो अब हमको स्पीड के लिए क्या मिला बेटा? हमको स्पीड के लिए मिला m0, l1, t-1। अब एक्चुअल में ये जो पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है ये कुछ यूनिट जैसा पैटर्न तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। यूनिट तो हम मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड कुछ इस तरीके से बोलते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये जो चीज़ हमको दिख रही है जिसको मैंने सर्कल में बंद किया है, इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया बेटा। इसको उन्होंने नाम दिया डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको क्या नाम दिया बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम कैसे बोलेंगे कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला m0। अब हम इसमें ऐसे नहीं बोलेंगे पावर, हम बोलेंगे स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m0, l1, t-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है पूरा। और बेटा ये जो पावर से लिखी हुई हैं इनको हम कहते हैं डायमेंशन, जिनकी हम बात करना चाह रहे थे। हम बोलेंगे कि m का डायमेंशन कितना है, m का डायमेंशन है 0, l का डायमेंशन कितना है 1 और t का डायमेंशन कितना है -1। इनकम्प्लीट ये जो पूरा हमको दिख रहा है ये डायमेंशनल फॉर्मूला, और जो पावर्स में लिखी हुई है वो डायमेंशंस है। मास की डायमेंशन कितनी है 0, लेंथ की डायमेंशन है 1 और टाइम की डायमेंशन है -1। तो ऐसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। कुछ छोटे छोटे से हम एग्जाम्पल लेकर के चले और वही अभी फॉर्मूले लेकर के चलेंगे जो हमारे पहले पढ़े हुए हैं। हम वेलोसिटी की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही बोलते हैं हम वेलोसिटी के लिए।
अब फिर कॉमन सेंस लगाओ, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करोगे? जिसमें डिस्टेंस को मेजर करते हो, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसी में मेजर करोगे। और उसको किस में मेजर करते हो? जिसमें लेंथ को मेजर करते हो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कहना है? एल, और टाइम के लिए क्या कहना है? टी। ये वही कहानी आ गई। तो हम कह देंगे L1 t-1 और m0, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। और डायमेंशन 0, 1 और -1। तो स्पीड का और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला विल बी सेम। ठीक, और कुछ एग्जांपल लेते हैं, बात और क्लियर हो जाएगी। एरिया, अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? वो तो शेप पे डिपेंड करता है भाई। सर्कल के लिए कुछ और है, रेक्टेंगल के लिए कुछ और है, स्क्वायर के लिए कुछ और है। जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग हम एरिया का फॉर्मूला बोलते हैं। बट इन जनरल जैसे हमसे पूछा जाए कि एरिया का फॉर्मूला, तो तुरंत हमारे माइंड में क्या आता है? वो लिख लो। हालांकि किसी भी फॉर्मूले से आप बात करो, एरिया का कोई सा भी फॉर्मूला लिखो, किसी भी शेप के लिए लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही आएगा, कंफ्यूज मत होना। लेकिन हम एक जनरल फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला लेकर के चलते हैं कि भाई एरिया की अगर बात होती है तो एकदम से हमारे दिमाग में क्या आता है? लेंथ इंटू विड्थ, मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया है हमारे माइंड में वो वाला फॉर्मूला आता है। तो अब हम यहाँ से कोई आप कहेंगे तो मैं एरिया का दूसरा फॉर्मूला भी लेकर के चल सकता हूँ, ले लेंगे अपन वो एग्जांपल भी। अब हमने कहा कि एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ के लिए क्या लिखेंगे बेटा? L1, और विड्थ के लिए क्या लिखेंगे? अब विड्थ के लिए W नहीं लिखना, यूनिट पर ध्यान दो। विड्थ की यूनिट क्या होगी? जो लेंथ की है। तो विड्थ के लिए भी हमको यूनिट क्या बोलनी चाहिए? L1। तो ये क्या बन गया बेटा? L की पावर 2, M नहीं है, T नहीं है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया किसका? एरिया का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, एरिया के लिए ही कोई दूसरा फॉर्मूला सोचो, जैसे सर्किल वाला फॉर्मूला सोचे तो हम क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। अब आप यहां से एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार करो। पाई इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए कोई डायमेंशन नहीं आती, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। आर इज द रेडियस, और रेडियस को किस में मेजर करोगे? वही मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसी में मेजर करेंगे। इसका मतलब आर के लिए क्या यूनिट होनी चाहिए? जो लेंथ के लिए। तो आर के लिए मुझे क्या कहना है बेटा? L1, और पावर में कितना है? 2। अल्टीमेटली वही आया m0 L2 T0। आप एरिया का कोई भी फॉर्मूला लो भाई, एरिया की यूनिट क्या बनेगी? फॉर्मूला आप कुछ भी लो, या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको किसी भी सिस्टम में यूनिट मालूम है, जैसे आपको मालूम है कि एरिया मीटर स्क्वायर, तो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। एनीवेज, किसी भी फॉर्मूले की बात करो, एरिया के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L2 T0 आ गया। ऐसे ही अगर हम बात कर लें, मान लो वॉल्यूम ले लें, क्या ले लें? वॉल्यूम। छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, फिर इन्हीं से आगे बढ़ते चलेंगे, इन्हीं की हेल्प से। अब वॉल्यूम के लिए हमारे माइंड में क्या आता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हालांकि इसमें भी शेप के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अलग अलग आता है। स्फीयर के लिए अगर बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब आता है या नहीं आता? हमने तो कोई भी एक ले लिया। अब देखो क्या आएगा? लेंथ के लिए L1, विड्थ के लिए लेंथ के लिए L1, विड्थ के लिए भी L1, उसी में तो मेजर करोगे। हाइट भी वही लेंथ वाली यूनिट, तो L1 क्या बन गया? L3। M नहीं है, T नहीं है, लो वॉल्यूम के लिए बन गया m0 L3 T0। तो अभी हमने 2-3 एग्जांपल लिए। स्पीड के लिए क्या आ गया? m0 L1 T-1, वेलोसिटी के लिए आ गया m0 L1 T-1, एरिया के लिए आ गया m0 L2 T0, वॉल्यूम के लिए आ गया m0 L3 T0। अब इनकी हेल्प से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। मान लो हम बात करते हैं डेंसिटी की। बिल्कुल मत घबराना, बहुत सिंपल चीज़ है। डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो बेटा क्या फॉर्मूला बोलते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम को बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम का हमारे दिमाग में है कि ये होता है। चलो, अब डेंसिटी के लिए अगर हम बात करें तो आप एक बार स्क्रीन को पॉज कर देना और खुद लिख करके देखना, फिर चालू करके देखना जो मैं निकाल रहा हूं और जो आपने निकाला सेम आया या नहीं आया। मास के लिए क्या लिखें? m और 1 लिखो, चाहे मत लिखो 1 को। अपॉन में वॉल्यूम के लिए क्या लिखें? L3। चाहो तो साथ में ये लिखो m0 T0, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जिसकी पावर 0 है उसको लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो m की पावर कितनी हो गई बेटा? फाइनली m की पावर 1। इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो L माइनस का 3 बन जाएगा, और T तो है ही नहीं। तो डेंसिटी के लिए ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। बोलो बेटा मेरी ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला, और भी लूंगा भी एग्जांपल, पहले आप अच्छी तरह से यहाँ तक की चीज़ों को कंफर्म कर लो। इज दैट वेरी मच क्लियर और नॉट?
100% क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें थोड़ा सा वापस से रिपीट करके चीज़ों को देख लेना। अभी इसमें अपन और थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल लेते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है। अब हमने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया, कुछ और फॉर्मूले, जैसे एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताओ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। शायद आपने सही सोचा होगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है। कुछ लोग बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो गलत है। होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर भी कुछ गड़बड़ हो सकती है भाई। वेलोसिटी के लिए तो हमको मालूम है कि वेलोसिटी के लिए हमने क्या बोला था, m0 l1 t-1। वेलोसिटी के लिए तो हमने ये बोला। चेंज इन वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, तो मैं कहता हूं चेंज इन वेलोसिटी के लिए भी वही आएगा जो वेलोसिटी के लिए आया है। ठीक है, क्यों, अब कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि मान लो पहले जो वेलोसिटी है वो मान लो 15 मीटर पर सेकेंड और बाद में वेलोसिटी हो गई बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चेंज इन द वेलोसिटी अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 15 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 5। अब कुछ लोग गड़बड़ क्या करेंगे, ये भाई मीटर पर सेकंड से तो मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया। अरे यूनिट से यूनिट कैंसिल थोड़ी होती है, वैल्यू में से वैल्यू माइनस होती है, वैल्यू में से वैल्यू माइनस होती है। तो 5 बोलोगे या 5 मीटर पर सेकंड बोलोगे, रिजल्ट तो आपका मीटर पर सेकंड में ही आया। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए भी यूनिट क्या बनी, जो वेलोसिटी के लिए है। तो कंफ्यूज मत होना, चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमने लिख दिया m0 l1 t-1 और टाइम के लिए लिख दिया हमने t1। सो दैट इज इक्वल्स टू, अब इसको सोल्व कर लो, m0 l1 t-1 नीचे से ऊपर शिफ्ट t-1, फाइनली m0 l1 t-2। ये एक्सीलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात सबको क्लियर हो गई हो बेटा। इसी सीक्वेंस में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। ये वही फॉर्मूले ले रहा हूँ जो अपन ने पढ़े हुए हैं। फॉर्मूले तो और भी नए आएंगे, लेकिन जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बात करेंगे। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप इसकी इनको पॉज कर देना, खुद तैयार करके देखना क्या आता है। फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार करो, पॉज कर दो, चेक कर लो, फिर उसके बाद में चेक करना मैंने क्या निकाला है। मास के लिए m1, एक्सीलरेशन के लिए भाई ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, m0 l1 t-2। क्या बना बेटा, ये m1 हो गया, पावर 1 + 0 1 हो गया, ये हो गया l1 t-2। ये हमारे पास में फोर्स के लिए आ गया। तो इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर हमको फॉर्मूला मालूम है तो हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। मैं एक सीक्वेंस में आपको लेकर के चला हूँ, मैंने डायरेक्ट फोर्स की बात नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम है कि फोर्स का अगर चाहिए तो एक्सेलरेशन का चाहिए, तो मैंने एक्सेलरेशन का बनाया। अब मैंने डायरेक्ट एक्सेलरेशन की बात नहीं की, मुझे मालूम है कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन अगर बनाना है तो मुझे वेलोसिटी का चाहिए, तो फिर मैंने वेलोसिटी की बात की। तो मैंने स्पीड, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। एग्जाम्पल अपन और भी लेकर के चलेंगे। एरिया की अपन ने बात कर ली, वॉल्यूम की अपन ने बात कर ली, डेंसिटी की अपन ने बात कर ली। ये पूरी की पूरी एक टेबल बनती है जिसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं, जिनके डायमेंशनल फार्मूले लिखे होते हैं, फॉर्मूले लिखे होते हैं, और इस तरीके से अपन सबके डायमेंशनल फार्मूला तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि यहाँ जितना भी मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में डायमेंशन के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ डायमेंशन फार्मूला कैसे बनता है, वो सारी चीज़ आप सारे बच्चों को अच्छी तरह से क्लियर होगी। फिर वही चीज़ कहूँगा कि कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। जहाँ पर भी आप दोबारा से चीज़ को देखना चाहो, कंसल्ट करना चाहो, उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसको पोस्ट कर सकते हो। फिर भी हमारी कोई प्रॉब्लम अगर रह जाती है तो क्लास में आप उस चीज़ को डिस्कस, मतलब इंडिविजुअली मुझसे उस चीज़ को डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, एज दिस इज़ वेरी मच यूज़फुल। क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये चैप्टर अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो आगे की चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगी। तो अपने फ्रेंड्स से भी कह दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन कुछ और एग्जांपल्स लेंगे डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन जल्दी मिलते बेटा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू।